है एवरीवन, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। बड़े कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो आज का वीडियो बड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, हिस्ट्री से रिलेटेड है और कुछ चीज़ें शायद सबके लिए नई हों। वीडियो का टाइटल मैं आपको बता दूँ जी कि 70 साल पहले कैसे किया था चाइना ने तिब्बत पे कब्ज़ा। तो तिब्बत को लेके एक कंट्रोवर्सी हमेशा से चली आ रही है। अब आल्दो के मैटर तिब्बत और चाइना का अपना है, हम इंटरफेरेंस तो नहीं करते, लेकिन देखना तो चाहिए कि इतने बड़े रीजन को कैसे चाइना ने होल्ड किया। तो स्टार्ट करते हैं 3 2 1 एंड गो। दोस्तों, आज के भारत चीन के बीच में चल रही टेंशन्स को कुछ हद तक 1959 तक ट्रेस किया जा सकता है, जब दलाई लामा ओके, तिब्बत छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए थे दलाई और उन्हें लामा। भारत में शरण दी गई। 3 साल बाद ही चीन ने भारत पर हमला भी कर दिया, लेकिन शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि आखिर चीन ने तिब्बत पर हमला कैसे किया, कैसे एक देश को दूसरे कैसे देश ने किया? इन्वेड किया, यूनाइटेड नेशंस चुप रहा। क्या ये पूरी कहानी और अब तिब्बत के लिए आगे का रास्ता क्या है? आज इन्हीं सब सवालों का जवाब हम तलाशेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। लेकिन और वीडियो शुरू रहेंगे होने से जनाब। पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब को कीजिए सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोनों बेल आइकन चैनल्स को, दबाना ना भूलें। हमें भी और उन्हें भी। तिब्बत का इतिहास यूं तो काफी पुराना है और करीब 4000 साल तक ये एक इंडिपेंडेंट देश ही था, लेकिन 4000 साल 1720 में तक पहली बार चीन के चिंग चिंग डायनेस्टी ने डायनेस्टी। तिब्बत पर हमला किया और तिब्बत के 3 में से 2 प्रोविंसेस खम और आमदो पर कब्जा कर लिया। उन्हें उस वक्त चिंगाई नाम दे दिया गया। इसके अलावा तिब्बत का चिंगाई। जो बाकी इलाका बचा था, वहां भी चाइनीज इन्फ्लुएंस काफी हद तक बढ़ गया था। लेकिन 1912 में चीन में सिनाई रेवोल्यूशन हुआ और चिंग डायनेस्टी का अंत हो गया। इसी के साथ चीन में तो सरकार बदली, पर साथ ही चाइनीज सोल्जर्स को तिब्बत से भी बाहर फेंक दिया गया। तब तिब्बत को फिर से एक इंडिपेंडेंट देश घोषित ओके, कर दिया गया। 1912 में लेकिन दोबारा चीन इंडिपेंडेंट हुआ। सरकार ने इसे कभी नहीं माना। चीन की इस नई सरकार और तिब्बत के बीच की टेंशन को सॉल्व करने के लिए अंग्रेज भी बीच में आए। उन्होंने दोनों पार्टीज को शिमला बुलाया। इस मीटिंग को 1914 की शिमला कॉन्फ्रेंस के रूप में अंग्रेज जाना जाता है। सारों यहाँ को पर कोई शिमला ही बुलाते कंक्लूजन थे। तो नहीं निकला, लेकिन ब्रिटिशर्स और तिब्बत के लोग इसमें काफी करीब आ गए। इसीलिए जब तक ब्रिटिश इन्फ्लुएंस भारत में रहा, तब तक चीन ने तिब्बत को परेशान नहीं किया। हाँ, 1949 में चीन एक और बड़ा बदलाव लाया, जब माओ ने चीन पर कब्जा कर लिया माओ और उसे जेतोंग। एक कम्युनिस्ट देश घोषित कर दिया। माओ ने तिब्बत को भी वापस चीन में मिलाने का सपना देखा और साथ ही माओ का प्लान वन नेशन वन कल्चर का था, वन यानी नेशन पूरे वन देश कल्चर, में वो एक ही आज भी इसी कल्चर पे चल रहे हो। और हैं। वो भगवान या धर्म में विश्वास भी नहीं करते थे। जबकि तिब्बत एक बौद्ध देश था और वहाँ के टॉप लीडर थे बुद्धिस्ट। दलाई लामा, जिन्हें भगवान बुद्ध का एक रूप माना जाता है। 1950 में बीजिंग रेडियो में एक अनाउंसमेंट हुई, जिसमें कहा गया कि चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी को तिब्बत को आजाद करवाने का टास्क दे दिया गया। 1950 में 7 अक्टूबर 1950 को चीन के 80,000 सिपाहियों ने 1949 में तो तिब्बत खुद पर हमला कर दिया चाइना और हुआ कुछ था, हिस्सों पर कब्जा भी कर पीपल लिया। रिपब्लिक। तिब्बत में टेंशन्स बढ़ रही थी और इसी बीच एक 15 साल के लड़के को तिब्बत का 14वां दलाई लामा बना लिया गया। याद रखिए, दलाई लामा किसी का नाम नहीं है, बल्कि एक पोजीशन है, जिसे पोजीशन, भारत के जैसे वो प्रधानमंत्री पॉप है। थे। नए दलाई लामा ने इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस में उठाया और 18 नवंबर 1950 को यूएन ने चीन के इस इन्वेजन की निंदा भी की। चीन इस वक्त दुनिया भर से पंगा यूएन लेने का की तो बस स्थिति में यही नहीं काम था, है, निंदा इसीलिए करता उन्होंने है। यहाँ पर एक सॉफ्ट स्ट्रेटजी अपनाई और 1951 में तिब्बत से एक डेलीगेशन को बीजिंग बुलवाया गया। इस डेलीगेशन को लगा कि वहां जाकर बात बन जाएगी, लेकिन पकड़ चीन ने लिया होगा। जबरदस्ती उनसे एक डॉक्यूमेंट साइन करवा लिया। इस डॉक्यूमेंट को आज 17 पॉइंट एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। इसमें चीन ने वादा किया कि वो तिब्बत की कल्चरल बुद्धिस्ट हेरिटेज को नहीं छेड़ेंगे, साथ ही जैसा पॉलिटिकल सिस्टम तिब्बत में बना हुआ है उसे वैसा का वैसा ही रहने देंगे। वादे वादे कर यानी दलाई लिए। लामा अभी भी तिब्बत के हेड होंगे, लेकिन तिब्बत को अब चीन में मिला लिया जाएगा। 16 साल के दलाई लामा इससे तो खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। 1954-55 में दलाई लामा ने चीन की यात्रा भी की, जहां चीन में हो रही ग्रोथ को देखकर वो काफी इंप्रेस भी थे। इसके बाद चीन कई सारे तिब्बत के हाई ऑफिशियल्स को अपने यहाँ बुलाने लगा। कुछ वक्त तक यही चलता रहा, लेकिन चीजें तब बदली जब 1956 में दलाई लामा भारत आए। भारत में वो कई सारे लोगों से मिले जो तिब्बत की आजादी के लिए चीन से लड़ रहे थे, और इन लोगों ने दलाई लामा की आंखें खोली। उन्हें समझाया कि किस तरह चीन धीरे धीरे पूरे तिब्बत को निकलने वाला है। 1959 तक चीन की प्रेजेंस तिब्बत में काफी बढ़ चुकी थी और तब तिब्बत के लोग चीन के खिलाफ खड़े हुए और उन्होंने 17 पॉइंट एग्रीमेंट को रिजेक्ट कर दिया। इस बीच चीन ने दलाई लामा को एक थिएटर परफॉर्मेंस देखने के लिए इनवाइट किया, लेकिन शर्त ये रख दी कि वो अपने बॉडीगार्ड्स को ना लेकर आए। तिब्बत के लोग समझ गए थे कि चीन की चाल है और शायद ऐसा भी हो सकता है कि दलाई लामा वहां उड़ा दें। तब भी चीन उन्हें रास्ते से हटाने की हाँ। कोशिश करे। इसीलिए उन्होंने दलाई लामा के महल को घेर लिया। तिब्बत में दलाई लामा के एडवाइजर को स्टेट ओरेकल बोला जाता है।
ऑरेकल ने दलाई स्टेट लामा को ओरेकल। एडवाइस दी कि अपनी जान बचाने के लिए वो तुरंत ही देश छोड़ दें। दलाई लामा ने इस बात का जिक्र अपनी किताब फ्रीडम इन एक्साइल में बहुत ही विस्तार से किया है। दलाई लामा अपनी माँ, बहन और छोटे भाई के साथ महल के सीक्रेट रास्ते से निकल गए। उनमें उनके साथ तिब्बत की आज़ादी के लिए लड़ रहे कुछ CIA द्वारा ट्रेन किए गए रेबल्स भी शामिल थे। जैसे ही दलाई लामा के भागने की खबर चीन पहुंची, मिलिट्री प्लेन्स की मदद से एक सर्च ऑपरेशन चलाया जाने लगा और उनकी खोज शुरू हो गई। हिमालय के मुश्किल रास्तों पर दलाई लामा इस ग्रुप के साथ लगातार चलते रहे, जिस बीच उनके पास पैदल खाने निकले तक के थे। लिए कुछ भी नहीं था और सभी लोगों को कीड़े मकोड़े खाकर जिंदा रहना पड़ा। प्लेन से बचने के लिए लोग सिर्फ रात में ही चला करते थे और करीब 2 हफ्ते तक लगातार इस तरह बचते बचाते वो भारत के बॉर्डर पर पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने पंडित नेहरू को एक खत मेरे लिखा ख्याल में और यही भारत में वजह है शरण कि मांगी। नेहरू ने इंडिया भारत चाइना आने की की परमिशन दे दी और 31 मार्च 1959 ताल्लुकात ख़राब होने दलाई की। लामा अपने दोस्त के साथ भारत में अरुणाचल प्रदेश के रास्ते से अंदर आए। उन्होंने और आते ही इसीलिए वो 17 कहते पॉइंट हैं एग्रीमेंट AP रिजेक्ट भी करते हुए बयान दिया। चाइना का पार्ट लेकिन है और तिब्बत में क्लेम हालात करते हैं। बदल चुके थे। 25 मार्च को ही आर्मी राजधानी लासा में घुस चुकी थी और 28 मार्च लासा। तक उन्होंने तिब्बत की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद कोल्ड वॉर के कारण 1965 तक CIA ने चीन के खिलाफ तिब्बत में रह रहे रेबल्स का साथ दिया। उन्हें ट्रेनिंग के साथ हथियार भी प्रोवाइड किए, लेकिन चीन की आर्मी के सामने ये लोग नहीं टिक पाए। 1966 से 1976 के बीच जब अमेरिकन सपोर्ट भी नहीं रहा, तब चीन ने अपनी मनमानी तिब्बत में शुरू कर दी। 10 साल में उन्होंने 10 लाख तिब्बतियों को या तो खुद मार दिया या वो भुखमरी 10 से मर लाख गए। इसके अलावा उन्होंने 6000 से अभी ज्यादा शिनजियांग बुद्धिस्ट में भी तो यही कर रहे monasteries हैं को भी वो। तबाह कर दिया और तिब्बत में खाने तक का अकाल पड़ गया। उगर के जबकि साथ। तिब्बत के 5000 साल के इतिहास में कभी भी तिब्बत में खाने की कमी नहीं हुई थी। सिर्फ खाने की कमी से इस बीच 3 लाख तिब्बतियों की मौत हो गई और आज भी तिब्बत 13 में लाख। 34% लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। तिब्बत के लोगों ने चीन का शासन कभी स्वीकार नहीं किया और वो आज भी दलाई लामा को अपना लीडर मानते हैं। इसलिए समय समय पर वहाँ पर चीन के खिलाफ आवाज उठती रहती है। 1987 में भी बहुत बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन वहाँ किए गए, जिन्हें चीन ने मार्शल लॉ लगाकर दबा दिया। 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स के वक्त भी तिब्बत में खूब हंगामा हुआ और उन प्रदर्शनों में से 100 से ज्यादा लोग मारे गए और आज भी 1000 से ज्यादा लोग मिसिंग बताए जाते हैं। आज चीन का प्लान बहुत ही सिंपल है। दलाई लामा इस वक्त 87 साल के हो चुके हैं और वो दिन दूर नहीं है जब उन्हें इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन तब क्या होगा? तब चीन अपने किसी आदमी को दलाई लामा की पोजीशन पर बिठा देगा और तिब्बत पर एक तरह से इनका कब्जा पूरा हो जाएगा। मान्यता ये है कि दलाई लामा फिर से अवतार लेते हैं और उसी अवतार को अगला दलाई लामा बनाया जाता है। लेकिन चीन की स्ट्रेटजी के कारण दलाई लामा ने ऐलान कर दिया है कि वो दोबारा अवतार नहीं लेंगे और तिब्बत का अगला दलाई लामा तिब्बत के लोग एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन की मदद से चुने। लेकिन अभी भी कुछ कहना मुश्किल है कि चीन आगे क्या करेगा। हो सकता है कि दलाई लामा के ऐलान के बाद चीन पूरे तिब्बत के पावर स्ट्रक्चर को बदल दे और दलाई लामा की जगह possible वहाँ है। भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ले आए। ये भी मुमकिन है कि चीन दुनिया को दिखाने के लिए वहाँ एक इलेक्शन करवाए, लेकिन उस इलेक्शन में भी धांधली कम्युनिस्ट करवाकर हो वो जाए। अपने ही कैंडिडेट को जिता दे। अभी के लिए तिब्बत भारत की ओर भी देख रहा है, क्योंकि भारत ने सिर्फ दलाई लामा को ही नहीं बल्कि तिब्बत के कई लोगों को पिछले कुछ सालों में शरण दी है। 60 के दशक में कर्नाटक सरकार ने 3000 एकड़ जमीन तिब्बत से आए लोगों को दी थी। इसके अलावा दिल्ली में भी कई रिफ्यूजीज को बसाया गया है और इस तरह आज भारत में करीब 1.5 लाख तिब्बती रिफ्यूजी रह रहे हैं। क्या ये 1.5 लोग लाख। बाहर से चीन पर प्रेशर बना पाएंगे? क्या भारत सरकार इस मुश्किल है। मुद्दे को यूएन में उठा पाएगी? क्या अमेरिका दोबारा से चीन तिब्बत तो पर वो ध्यान सफेद देना आती है जो किसी को नहीं कोई देखता। जानता। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय में कमेंट में जरूर बताएं। आपने अगर वीडियो पूरा देखा ओके, और तो ब्रदर्स हमने बड़े खामोशी से कोशिश की कि वीडियो को देखें। द थिंग इज़ यूएन का प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ हमेशा जो है ना मजम्मत यानी निंदा करता है और कुछ नहीं करता। यूनाइटेड नेशन अगर स्टैंड ले तो दुनिया के काफ़ी सारे मसले ठीक हो सकते हैं। जैसे 2 नेशन सोल्यूशन एक प्रपोज़ किया गया था इसराइल और पैलेस्टाइन का, या फिर ये भी किया जा सकता था कि प्रॉब्लम है यरूशलेम पे, तो यरूशलेम को एक इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर कर दिया जाए जिस पे जो सबका भी होगा लेकिन किसी का भी नहीं होगा, है समझ रहे हो? तो इसी तरह बहुत सारे कह लें कि अनरिजॉल्व्ड एजेंडाज हैं जो कि पूरे हो सकते थे। अब जहाँ तक तिब्बत की बात है, चाइना, मैं कह रहा हूँ ना, एक ऐसा सफ़ेद हाथी है जो कि सबसे पहले अपना मोहताज बनाता है किसी एरिया को और फिर स्ट्राइक करता है, जो कि अगर तिब्बत को देखें तो तिब्बत में उन्होंने ये किया कि 17 पॉइंट एजेंडा कर लिया, आहिस्ता 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 घेर लिया और फिर स्ट्राइक किया।
और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के साथ भी यही होना है कि पाकिस्तान को ना अन्य वाह ये कर्जा दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, और फिर जब पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं होगा कि वो पैसे रिटर्न करे, तो इन्होंने जो की स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं वो मांग लेने हैं, जिनमें से गवादर है, बाल्टिस्तान है, ठीक है। ये वो एरियाज़ हैं जो कि इन्होंने कहना है कि हमें दे दो, फिर हम इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल संभालेंगे, अगर या तो हमें कर्जा दो वापस या फिर ज़मीन दो। तो मेरा ऑब्ज़र्वेशन है ये, क्योंकि दुनिया फ्री में किसी को कुछ नहीं देती। तो कहते हैं ना, फ्री में तो कोई किसी को अपनी जूं ना दे, तो चाइना हमें कर्जा क्यों देगा। तो काइंड ऑफ एक मेरा दिल ये कहता है कि पाकिस्तान को ये जो इतनी नवाज़ें कर रहे हैं और बहुत सारे फोरम्स पे हमें सपोर्ट भी कर देते हैं, खुल के तो नहीं करता लेकिन कर देता है, ये सब इसलिए है कि चाइना उन कंट्रीज़ में से है जो जिनको एक्सपेंशन पसंद है। तो वो यही होगा कि हम या तो उनकी कोई छोटी सी कॉलोनी बन के रह जाएंगे, या फिर उनका इन्फ्लुएंस इतना हो जाएगा कि पाकिस्तान में हमारे कोई राइट्स रहेंगे नहीं। जैसे तिब्बत का हाल हुआ है वो फिर पाकिस्तान का भी हो जाएगा। तो यही असेसमेंट है मेरी। बाकी इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है वो भी शायद दलाई लामा की वजह से ही ज़्यादा ख़राब हुआ है, क्योंकि दलाई लामा को बसाया गया है अरुणाचल प्रदेश में, और चाइना कहता है अरुणाचल प्रदेश भी चाइना का है, क्लेम करता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन क्लेम तो करते हैं ना, तो रोला तो डाला हुआ है उसने मुफ्त का। इसी तरह साउथ चाइना सी जो है उसमें भी आप देख लें, साउथ चाइना सी का जो रोला डाला हुआ है, और मतलब एक ग्रेटर गेम चल रही है जिसके बहुत सारे प्लेयर्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। लेट्स जस्ट होप के पीसफुली सारे मैटर रिजॉल्व हो जाएं, लेकिन नज़र नहीं आ रहे। बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मज़ा आया होगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।